नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए भाई, आज मैं एक आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक बताने जा रहा हूं कि हिंदी जो हमारी सीटेट में कठिन हिंदी आने लगी है, बड़ी मुश्किल हो गई है पेडागोजी, कैसे किया जाए उसे। तो उसको किस तरह से हम आसान बनाएं, आसान बनाना है तब भी वो भी बताना है। लेकिन ना, परीक्षा के दिन से 2 महीने बचे हमें, अगर मोटे तौर पे देखें, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में आपकी परीक्षा है। तो निश्चित पाठ्यक्रम भी पढ़ना है। तो देखिए, हिंदी को आसान 2 तरीके से बताया जाएगा। एक तो आपको ये पता है कि हिंदी में आएगा क्या, यानी पाठ्यक्रम कंटेंट। और उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद क्या दोबारा से उसे पढ़े या तिबारा से उसे पढ़े, बहुत रिवीजन उसका करे। बच्चे एक बार पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं, पढ़ सब समझ में आता है, लेकिन प्रश्न नहीं कर पाते। तो मैं 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, हिंदी को कैसे सरल से सरल बताएं। आइए मिलते हैं। लेकिन इससे पहले एक सूचना ले लीजिए, जितने बच्चे सीटेट देना चाहते हैं, अध्ययन मंत्र की तरफ से एक बैच लॉन्च हो चुका है। जो आप इस बैच से जुड़ते हैं, सीटेट बैच हो चुका है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, एडमिशन ओपन हो चुका है। इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों हैं, ठीक है। याद रखना, बस इतनी बात करूंगा, ये सबसे कम मूल्य पे मिल रहा है, लगभग 899 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी उपलब्ध चीजें हैं, उसकी सूचना हम बाद में देंगे, लेकिन काफी कुछ है। यहाँ तक कि मैं सब कुछ देने के बाद भी एक टेस्ट सीरीज जो हम देते हैं वो बड़ी यूनिक है, वो भी इसमें है। बहुत सारे मैटर्स मिलेंगे इसमें, डाउट सेशन एक स्पेशल चीज मिलेगी आपको, जो हम व्हाट्सएप के जरिए सब बच्चों को जोड़ेंगे कि हम पढ़ाए जा रहे हैं। और बच्चे का डाउट्स अगर कोई नहीं है तो अपने व्हाट्सएप पे छोड़ेगा, और हम बिल्कुल रूबरू होंगे और डिस्कशन भी करेंगे, बातचीत। चलिए, फिलहाल फिलहाल हम ये बात करेंगे, हिंदी को बेहतर कैसे बनाया जाए, हिंदी बेहतर कैसे बने, हिंदी को बहुत अच्छा कैसे बना लिया जाए, ठीक है ना। चलिए इधर देखो। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई, आवाज क्लियर है। कठिन हिंदी को आसान कैसे बनाए, तो 2 चीज हमेशा ध्यान रखना। एक तो आना क्या है, क्या क्या पाठ्यक्रम होता है, क्या इसका कोई पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम देखूं तो बहुत सारे पाठ्यक्रम में कई सारी चीज लिखवा सकता हूं मैं अगर आपको, लेकिन हम चुनिंदा देखेंगे, अभी मैं बात करूंगा। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संग्रह। पाठ्यक्रम करने के बाद दोबारा पाठ्यक्रम को ना पढ़े, कितने प्रश्न लगा पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न भी पता है कौन कौन से लोग हैं। सिर्फ 2023 से 24 के बीच में जो प्रश्न आए हैं, सबसे पहले 2023 से 24, यानी इससे पहले का जो सीटेट हुआ है, ये सबसे पहले देखो। और एक आप 2022 के प्रश्न और उठाओ, जिनमें प्रश्नों का स्तर आज के जैसे का प्रश्न है, जो थोड़े से मुश्किल आए। तो ये आप बिल्कुल तैयार रखेंगे। एक तो ये सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है अगर कहीं से लिख रहे हो। आप एक काम करेंगे, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और उसके बाद आप इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करो और उससे कर लीजिए। चलिए, यानी ये चाहिए तुम्हें मेन। तो ये दोनों आपको 30 में से 30 ही दिला देंगे, बेहतर कर देंगे। चलिए आइए देखिए। देखिए, मैंने ना कुछ पाठ्यक्रम लिखा है। सबसे पहली बात, आपको सब लोग बताएंगे कि ये पढ़ो ये पढ़ो, तो लेकिन मैं तुम्हें चुनिंदा बता रहा हूं। ये जरूरी है कि इसके बारे में आपको पता हो, क्या है भाषा। लेकिन भाषा के बारे में आपको कई सारी विशेषता बताएंगे, बहुत सारा क्या होता है, सब कुछ महत्व, सब कुछ वो नहीं पढ़ना आपको। एक चीज हमेशा पढ़ लेना, संविधान में ये बहुत पूछा जा रहा है, संविधान में भाषा का उल्लेख कैसा कैसा है, यानी संविधान में भाषा कहाँ कहाँ है। ये बहुत जरूरी है इस बात को सीखना। तो भी संविधान में सीखने से पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा, क्या संविधान में किसी को राष्ट्रभाषा भी कहा गया है, नहीं कहा गया, कहा गया है पहले पता हो। क्या उस किसी को राजभाषा भी कहा गया है, ये पता होना चाहिए। बेसिक रूट्स हैं, अगर तुम पेपर करना चाहते हो तो ये राजभाषा पे आता ही प्रश्न है। पता है, एक हमारी सहराज भाषा है, एक हमारी सहराज भाषा भी है, ठीक है ना। राजभाषा को प्रशासनिक भाषा भी कहते हैं, किन किन नामों से जानते हैं ये पूछा जाता है। कभी कभी ना, एक चीज और, एक मातृभाषा मैं लिख देता हूं, वो हम इस पेन से लिखेंगे कि हमारे लिए सबसे प्रमुख है मातृभाषा। और पता है, कभी कभी मानक भाषा भी प्रश्न आता है, कभी कभी। ये इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और मातृभाषा कौन सी है, कैसी है, और राजभाषा कौन सी है, ये इसका उल्लेख है। यानी संविधान में किस किस भाषाओं को कब का प्रचार प्रसार किया गया है, किसको बताया गया है। सभी भाषा होनी चाहिए, पर मुख्य रूप से आपको हिंदी में ही पूछेगा। एक बात और करो, अगर आप ये पहचान लोगे तो बस एक काम करना, सरकार की योजना भारत भाषा से संबंधित कौन कौन सी है, एक आप हमेशा ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र। इसे आप भूलना नहीं, इस पर प्रश्न डालेगा। त्रिभाषा सूत्र का मतलब है कि बच्चा 3 भाषाएं जरूर पढ़े। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताना चाह रहा हूं, आप इसे पढ़ो, ये अब ज्यादा नहीं, एक ये देखो और एक ये, सब कुछ पढ़ने से अच्छा पहले ये देखो, मत पढ़ो विशेषता, मत करो कुछ। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, बच्चा 3 भाषा में पारंगत होना चाहिए, मातृभाषा में, फिर एक अंग्रेजी हिंदी दूसरी भाषा, फिर एक राजकीय भाषा कोई, ठीक है ना। इस तरह से 3 भाषा। लेकिन पता है, त्रिभाषा के साथ साथ यहाँ पर एक चीज रह गई,
एक चीज और मैं भाषा पे जोड़ दूं, एक ना आप शास्त्रीय भाषा के बारे में और पढ़ेंगे, इन पे भी प्रश्न आ रहा है। ये 6 भाषाओं का आता पता होगा आपको बस। त्रिभाषा सूत्र के साथ साथ इसमें एक काम करना, एक एनईपी 2020 भी पढ़नी है। एनईपी 2020 में बस इतना ध्यान रखना आप, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी बनाई है उसमें भाषा पे क्या कहा गया है, बस और ज्यादा नहीं, ये घटना बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। दूसरी बात, एक ना अर्जन अधिगम की पे आती है बात, अर्जन अधिगम की बात, अर्जन अधिगम की बात, अर्जन अधिगम की बात, अर्जन अधिगम की बात अगर मैं करूं आपसे, देखिए अर्जन अधिगम की बात करूं तो इतनी ध्यान रखना बच्चे, इतनी बात ध्यान रखना कि बच्चा अर्जन स्वयं कर लेता और अधिगम सिखाया जाता है। लेकिन आप एक काम करेंगे, अर्जन अधिगम में 2 कॉन्सेप्ट में लिख के जा रहा हूं आपको, मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख ही देता हूं यहां पर। ये देखो ये बात हुई, मैं सिर्फ यहां लिखूंगा, एक बहुभाषावाद के तौर पर कुछ चीजें याद रखना। बहुभाषावाद क्या है, और एक होता है द्विभाषावाद। मैं इसके लिए ना दूसरा पेज दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। जब आप अर्जन कराएं बच्चे से, बच्चा अर्जित करे, पर बच्चा एक भाषा थोड़ी ना सीखेगा, एक ही अर्जित थोड़ी करनी सीखेगा, अनेक। तो याद रखना उसको बहुभाषित में बनाना ही बनाना है। इसके लिए कक्षा को भी बहुभाषी या इंक्लूसिव क्लास बनानी पड़ेगी। बहुभाषावाद पे प्रश्न आ रहा है, और इससे संबंधित द्विभाषावाद, यहाँ बच्चा 2 भाषाओं से ज्ञान होगा, द्विभाषावाद, इन पे प्रश्न आ रहा ही आ रहा है। लेकिन इनको कैसे बढ़ाया जाता है बेटा, जब तक मातृभाषा नहीं बढ़ेगी बच्चे की, जब तक उससे सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक बच्चा बहुभाषी नहीं बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अर्जन में जरूर रखना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे इधर देखिए, आगे बढ़ता हूं। अभी ये बहुभाषावाद पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे आ रहे हैं प्रश्न। इसी को कभी कभी कहते हैं ट्रांस लैंग्वेज, कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ट्रांस लैंग्वेज कर लेते बच्चे, ये बतेरे आ जाएंगी सारी चीजें इसमें, सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे। कौशल आता है, कौशल हमारे 4 है। सुनना, एक देखो मैं लिखने जा रहा हूं यहां, सुनना, और एक लिखा बोलना, पर मैंने जानबूझ के आपको ये भी लिखा है, पढ़ना और लिखना। और इसके आपके ना ज्यादातर इन पे नहीं आ रहा प्रश्न, अब पढ़ने और लेखन पे बहुत आ रहा है। पढ़ने और लेखन, ये 4 कौशल में पारंगत हो रहा है। पढ़ने पे मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जरा देखिए। पढ़ने की बात करूं बच्चे में, इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। अगर मैं पढ़ने की बात करूं तो 2 कौशल होते हैं बेटा। जब बच्चा पढ़ता है तो पठन कौशल के टाइप पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, आपको 4 भागों में बांट लेना इसे, और इनका ज्ञान लेना, ये है क्या, ये सीखना पड़ेगा। ये कौन सा है, देखिए, एक होता है विस्तृत पठन, जिसे हम कहते हैं व्यापक पठन, इस पे प्रश्न आ रहा है बहुत, ठीक है ना, व्यापक पठन भी कहते हैं। एक होता है गहन पठन, एक होता है सरसरी तौर पे पढ़ना। सरसरी तौर पे, थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहा हूं मैं, सरसरी तौर पे पढ़ना, सरसरी तौर पे कैसे पढ़ा जाए, और बारीकी पठन, बारीकी पठन। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सटेंसिव, इसे कहते हैं इंटेंसिव, इसे कहते हैं स्कीमिंग, इसे कहते हैं स्कैनिंग। इन पे प्रश्न डाल रहा है, पढ़ने पे बहुत डाल रहा है, और करीबन 2-2 प्रश्न डाल देगा। तो आपको इसकी नॉलेज हो, ये जरूरी है, मैं लिख के दे रहा हूँ, और इसको मिल जाएगा तुम्हें कहीं भी, किसी भी कोई भी बुक लोगे तो मिल जाएगा। अध्ययन मंत्र की एक बुक निकली हुई है, उसमें इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, देख लेना इसे, ब्रह्मास्त्र के नाम से, ठीक है ना। देखिए पठन, लेकिन बच्चे पठन के साथ साथ आप सुनने बोलने कौशल पे ज्यादा बात ध्यान रखना, वो आसान आ रहा है। लेकिन लेखन कौशल पे आ रहा है। लेखन में 2 बात ध्यान रखना है कि बच्चा जब लिखता है, अपनी क्षमताओं को प्रकट करता है, तो वो क्षमताएं कभी कभी कुछ जब लिखता है तो कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरेगा। लेखन प्रक्रिया पूछा जाता है, लेखन प्रक्रिया उपागम, इसे हम कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं लेखन प्रक्रिया उपागम। बात ध्यान रखना 1 मिनट के लिए। और एक घटना है बेटा, लेखन प्रक्रिया उपागम, और एक है लेखन उत्पाद, इसको थोड़ा सा देखेंगे आप। लेखन उत्पाद, लेखन उत्पाद क्या अभी नहीं बता रहा हूं, पर ये प्रश्न आ रहे हैं इन पर, इन दोनों पे आएगा। लेखन उत्पाद उपागम भी आ गया, ये भी आ गया। अगर आप लेखन में ये कर गए तो मुझे नहीं लगता लेखन बहुत मुश्किल होगा। लेखन का मतलब पठन कौशल। यहां मैं वापस आता हूं पठन कौशल पर। ये चारों कौशल के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, इसमें पढ़ना और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसके साथ साथ मैं एक घटना और आपको बताना चाह रहा हूं, एक और करना चाह रहा हूं, व्याकरण की विधियां। अब विधियां मतलब हमें भाषा को पढ़ाना और भाषा को ठीक करना है। भाषा, व्याकरण भाषा को परिपक्व करती है, नियम कायदे ले आती है, लेकिन ये पढ़ाया कैसे जाए, इनमें विधियां आती है। आप नॉर्मल ये विधि पढ़ गए होंगे, निगमन, निगमन, ये आसान विधियां सबको पता है, एक आगमन एक निगमन। लेकिन बेटा अब तो कुछ और विधि आ रही है, प्रत्यक्ष भाषा भी पता है ना, और आपको अप्रत्यक्ष भाषा भी पता है, बाइलैंग्वेज भी पता है, द्विभाषी विधि भी पता है। लेकिन देखिए अब तुम्हें कौन कौन सी विधि करनी है, एक तो ये करनी है, एक ये करनी है। एक विधि का नाम मैं ये लिख रहा हूं,
आजकल कुछ विधियां ऐसी आ रही है जिसे कहते हैं संरचनात्मक उपागम। संरचनात्मक विधि भी कह सकते हैं, उपागम भी कह सकते हैं। एक आपको याद रखना, रचनावादी क्या होता है, रचनावादी उपागम क्या है, ये भी विधि का प्रयोग करते हैं हम भाषा में। एक चीज और हो, टीपीआर सुना होगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रक्रिया, इस पे प्रश्न आ रहा है। एक होता है घोषणात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान कैसे दिया जाएगा बच्चों को, जब बच्चा पूरा घोषित कर दिया जाएगा भाषा में, इस पे प्रश्न आ रहा है। तो कुछ विधियों मैंने लिखी हैं, इनकी नई विधियों पे चर्चा करनी है आपको, और ये मिल रहा है, आप इसे प्रश्नों के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। ये आ रहा है, एक समग्र भाषा विधि है, एक समग्र भाषा विधि है, ये बहुत आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट विधि तो यह है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, आज आप ध्यान रखना, एक विधियों पे मैं बहुत सरसरी तौर पे बता रहा हूँ, कुछ कंटेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इनको बस देखो आप, और कुछ नहीं करना। मैंने कहा 4 बात, भाषा, अर्जन, ये एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, एक ना मूल्यांकन के बारे में आप ध्यान रखना, और इसमें भी आकलन पूछेगा। इसमें आकलन में आप याद रखना कि कभी कभी नाम देगा योगात्मक, रचनात्मक, आजकल इनके अलग अलग नाम दिए, संकलनात्मक कौन सा है। तो उपाग जब हम मूल्यांकन करें बच्चे का, तो किस तरह से किया जाए, थोड़ा सा पढ़ना, उनके नए नए नाम हो चुके हैं, एक ये थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, सारा नहीं पढ़ो, कुछ टर्म्सोलॉजी पढ़ो, ठीक है। और कुछ पाठ्य सामग्री, टीचिंग एड्स का सारा जब हम लेंगे तो बताए, बहुत सारी टीचिंग एड्स तुम्हें पता है, श्रव्य, साधन, दृश्य, पर वो तो प्रमाणिक सामग्री के बारे में पूछ रहा है। प्रमाणिक कौन कौन सी सामग्री होती है, प्रमाणिक सामग्री होती है कुछ ऐसी सामग्री होती है जिसे हम रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, रियलिया कहते हैं, रियलिया। इसमें मैंने मूल्यांकन में आकलन तो कहा, और देखिए मैं ज्यादा नहीं, पर पोर्टफोलियो पता हो आपको रूब्रिक्स पता हो, ये हिंदी में पूछा जा रहा है, इनके बारे में आप सीडीपी से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। मैंने एक सरसरी तौर पर बताया, अब मान लो अगर आप इन चीजों से परिचित हो गए, भूमिका बता दिया मैंने किस तरह से है, अगर आप इन चीजों से परिचित हो, इनको थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर आपके पास एक ही चर्चा है, आप प्रश्न उठाइए, दोबारा इसे रिवीजन मत कीजिए, इसके टर्म्सोलॉजी को समझो, इनकी जो धारणा है वो समझो, क्या भला है ये, थोड़ा इसको पहचान लो, ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर प्रश्न उत्तर उठाओ बेटा, प्रश्नोत्तरी उठाओ आप, 2023 के प्रश्नोत्तरी उठाने हैं आपको, और 2024 के, और कुछ नहीं करना है आपको। इसके अलावा 2022 के प्रश्न भी उठा सकते हैं, लेकिन पहले ना ये वाले प्रश्न कर लेना तुम, जो जनवरी में इससे पहले आया सीटेट जो, उसका एग्जाम पर कुछ क्वेश्चन पेपर उठाओ, और 2023 के सारे उठाओ, एक 2022 का भी ले सकते हो, इनमें ही इन शब्दों के नाम लिखे होंगे, उसके हिसाब से फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ पेडागोजी में ही मत रहना, थोड़ा गद्यांश पद्यांश, आपको लग रहा होगा मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया, पर ये थोड़ा सा बताना जरूरी था। सीटेट के लिए बारे में ऐसा मत करना कि कुछ पता ना हो आपको, अगर थोड़ा अर्जन अधिगम के बारे में पता है तो मत पढ़ाना उसे, लेकिन कुछ टर्म्स पढ़ना, बहुभाषावाद, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको थोड़ी देखनी है। कैसी लगी क्लास ये जरूर बताएंगे, मेरा काम था ये बताना आपको। इसके साथ साथ गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि वो भी बन रहा है, आप यही ना देखें तो 2 महीने में कर सकते हैं आप बेहतर तरीके से तैयारी, प्रश्न भी साथ चलेंगे और कंटेंट भी साथ लेके चलो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके लिए एक चीज और सुन लीजिए, अगर कोई बच्चा हमारे बैच से जुड़ना चाहता है तो हम इसे विधिवत पढ़ा रहे हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अभी, ये मात्र 899 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। कैसे लेंगे, अध्ययनमंथ कनेक्टेड ऐप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, काफी लंबी वीडियो बन गई, शुक्रिया।